गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तरंग संख्या के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ किस प्रकार संबंधित थी। घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तरंग संख्या के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ इस प्रकार से संबंधित देखिए। न्यू बार बराबर बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, बी जे इंटू जे प्लस वन सेमी इनवर्स। और डेल्टा न्यू बार यानी कि घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या किस प्रकार आती है। डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या था, बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे इंटू जे प्लस वन सेमी इनवर्स आई थी। ठीक है, ये तो था घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है तरंग संख्या के पद में। ये घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति तरंग संख्या के रूप में है। ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा तरंग संख्या के पद में है और ये घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति जो है वो तरंग संख्या के रूप में है। फिर हमने पढ़ा था विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम। विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या था, वर्ण नियम क्या था या सिलेक्शन नियम क्या था। क्या आया था सिलेक्शन नियम, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2। डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 था। ठीक है, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या था, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 था। 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो डेल्टा जे बराबर यदि तो रेले प्रकीर्णन या रेले लाइंस के लिए डेल्टा जे क्या था, डेल्टा जे बराबर क्या था, 0 था। डेल्टा जे बराबर यदि 0 है तो हमको कौन सी लाइंस प्राप्त होती है, रेले लाइंस प्राप्त होती है। ठीक है, यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, प्लस 2 है। यदि डेल्टा जे बराबर प्लस 2 है तो अपन को स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। और यदि डेल्टा जे बराबर माइनस 2 है तो अपन को कौन सी लाइंस प्राप्त होती है, एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। ठीक है, तो घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या है, चयन नियम डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर डेल्टा जे बराबर 0 है तो रेले लाइंस प्राप्त होती है। यदि डेल्टा जे बराबर प्लस 2 है तो कौन सी लाइंस प्राप्त होती है, स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। और यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, माइनस 2 है, यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, माइनस 2 है तो हमको कौन सी लाइंस प्राप्त होती है, हमको प्राप्त होती है एंटी स्टॉक या प्रति स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्टॉक लाइन की तरंग संख्या। स्टॉक लाइन की तरंग संख्या क्या आई थी अपने पास, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आई थी, 2b इंटू 2j प्लस 3 सेमी इनवर्स। 2b इंटू 2j प्लस 3 सेमी इनवर्स क्या आई थी, स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या। स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या क्या आई थी अपने पास, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2b इंटू 2j प्लस 3 सेमी इनवर्स। ठीक है, यहां तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये तो क्या थी, स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या थी। अब हम पढ़ेंगे एंटी स्टॉक लाइन की तरंग संख्या या एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या। देखिए क्या होती है एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या। एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या, एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या। एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या क्या है, तो देखिए
देखो एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए अभी क्या था, डेल्टा जे बराबर क्या था, एंटी स्टॉक लाइंस के लिए -2 था, ठीक है। और डेल्टा जे क्या होता है, जे डैश माइनस जे होता है, और जे डैश माइनस जे बराबर कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास जे इज इक्वल टू क्या आया, जे डैश +2 आया, ठीक है। जे इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, जे डैश +2 आया है, ठीक है। तो अब घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति, घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति को हम आवृत्ति के मान में हम जे का मान क्या रखेंगे, जे डैश +2 रखेंगे। तो घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति को किस प्रकार दर्शाया था, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी जे डैश +1 माइनस बी जे +1, ठीक है। तो ये क्या है, घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति है तरंग संख्या के रूप में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे J की वैल्यू क्या रख देंगे, J की वैल्यू रखेंगे J डैश +2। J की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, J डैश +2। तो चलिए पुट करने पर वैल्यू क्या आती है, देखिए B J डैश +1 माइनस B, अब J की वैल्यू क्या रखनी है, J डैश +2, ठीक है। फिर क्या है, J +1 है, तो वापस से J की वैल्यू क्या रखेंगे, J डैश +2 +1, तो ये क्या हो गया, J डैश +3, ठीक है। J डैश +2 +1 क्या हो गया, J डैश +3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने पर हमारे पास डेल्टा न्यू बार क्या आता है, डेल्टा न्यू बार आता है -2b 2J डैश +3, -2b 2J डैश +3 आता है, -2b 2J डैश +3 सेमी इनवर्स। तो ये क्या है, एंटी स्टॉक रेखाओं की क्या है, तरंग संख्या आई है। एंटी स्टॉक रेखाओं की क्या है, तरंग संख्या है। और इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या। और स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या की क्या आई थी वैल्यू, डेल्टा न्यू बार बराबर 2b 2J +3 2B 2J +3 सेमी इनवर्स आई थी। तो स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या क्या आई थी, डेल्टा न्यू बार बराबर 2B 2J +3 सेमी इनवर्स। और ये किसके लिए है, एंटी स्टॉक लाइंस के लिए। और एंटी स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या क्या आई है, एंटी स्टॉक लाइंस के लिए तरंग संख्या आई है -2B, क्या आई, -2B 2J डैश +3 सेमी इनवर्स, ठीक है। तो ये है स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या और एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या। अब आगे हम यहां तक अपने क्या होता है, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है। फिर दूसरा कौन सा टाइप था, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम था। तो दूसरी हम हेडिंग लगा देते हैं विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा था, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। तो नई हेडिंग लगा लेते हैं विशुद्ध मैम ये वापस समझाओ। 1 मिनट, वापस से समझाना है, 1 मिनट। हाँ मैम। तो क्या हमने स्टार्ट किया था, हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए देखो, ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में हम किस प्रकार दर्शाते हैं, घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हमने तरंग संख्या के रूप में किस तरह से दर्शाया था, न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, बी जे इंटू जे +1, ठीक है, सेमी इनवर्स। फिर घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की आवृत्ति को तरंग संख्या के रूप में किस प्रकार दर्शाते हैं, तो देखिए डेल्टा न्यू बार बराबर बी जे डैश +1 माइनस बी जे +1 सेमी इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तरंग संख्या के पद में है, और ये है घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण
की आवृत्ति तरंग संख्या के पद में है। संक्रमण की आवृत्ति जो है वो तरंग संख्या के पद में है। फिर हमने क्या पढ़ा था, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम। घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या था, हमारे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में। घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम होता है 0 + -2। ठीक है, 0 और +-2 है। ठीक है, तो अब यदि डेल्टा जे बराबर, ये क्या है, डेल्टा जे की वैल्यू। अब यदि डेल्टा जे बराबर क्या होगा, डेल्टा जे बराबर 0 है तो अपन को रेले लाइंस प्राप्त होती है, रेले रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, +2 है, तो डेल्टा जे बराबर +2 प्राप्त होता है तो हमको कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है, स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। कौन सी लाइंस प्राप्त होती है, स्टॉक रेखाएं या स्टॉक लाइंस प्राप्त होती है। अगर डेल्टा जे बराबर क्या है, -2 है, डेल्टा जे बराबर क्या हो, -2 हो, तो क्या होगा, अपन को कौन सी रेखाएं मिलती है, एंटी स्टॉक। कौन सी, एंटी स्टॉक रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, स्टॉक लाइंस या स्टॉक रेखाओं के लिए तरंग संख्या। स्टॉक रेखाओं के लिए तरंग संख्या या स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या। तो स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार कितनी आई थी, देखो स्टॉक लाइंस के लिए क्या होता है, देखो स्टॉक लाइंस के लिए क्या था, डेल्टा जे बराबर क्या है, +2 है। ठीक है, डेल्टा जे क्या होता है, जे डैश माइनस जे होता है। ठीक है, डेल्टा जे क्या होता है, जे डैश माइनस जे। जे क्या है, उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या है, और जे क्या है, निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो डेल्टा जे क्या आया, जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू क्या है, +2 है, तो जे डैश बराबर क्या आया था, जे +2। जे बराबर क्या आया था, सॉरी जे डैश बराबर अपने पास क्या आया था, जे +2 आया था। ठीक है, तो अब इस जे डैश की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, इस समीकरण में रख दी। जे डैश की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इस समीकरण में रख दी। तो इस समीकरण में जे डैश की वैल्यू रखने पर और सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, 2b 2j + 3, 2b 2j + 3 सेमी इनवर्स आता है। ठीक है, ये जो जे डैश की वैल्यू है वो हमने इस समीकरण में रख दी थी, और इस समीकरण में रखने पर क्या आती है अपने पास, 2b 2j + 3 सेमी इनवर्स। अब आज हमने स्टार्ट किया था एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए। एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए डेल्टा जे बराबर क्या होता है, -2 होता है, यानी कि जे डैश माइनस जे बराबर क्या है, -2 है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे +2, जे डैश +2 हो जाएगा। जे बराबर क्या आया, जे डैश +2। देखिए जे डैश माइनस जे बराबर क्या है, -2 है, तो जे बराबर क्या होगा, जे डैश +2 हो गया। अब इस जे की जो वैल्यू आई है, जे की जो वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे ये जो जे है ना, इस जे की जगह हम क्या रखेंगे, जे डैश +2 रखेंगे। ठीक है, तो जे डैश +2 रखने पर हमारे पास क्या आता है, एंटी स्टॉक लाइंस के लिए डेल्टा न्यू बार बराबर आता है -2b 2j + 3 सेमी इनवर्स आता है। ठीक है, डेल्टा न्यू बराबर क्या है, डेल्टा न्यू बराबर क्या है अपने पास एंटी स्टॉक लाइंस के लिए, -2b 2j + 3 सेमी इनवर्स। जब हम क्या रखेंगे, j बराबर j डैश +2, यहाँ पे j की वैल्यू लगा रखेंगे, j डैश +2 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -2b 2j + 3 सेमी इनवर्स आएगी। ये किसके लिए है, एंटी स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या है, और ये किसके लिए है, स्टॉक रेखाओं की तरंग संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो अब क्लियर है प्रिया मेघना। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है अपने, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। इससे पहले कौन सा पढ़ा था, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा कौन सा है, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। कंपन रमन स्पेक्ट्रम, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम। देखिए इसके अंदर क्या होता है,
देखिए कि द्विपरमाणु अणु के किसी निश्चित इलेक्ट्रॉनिक स्तर के कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। द्विपरमाणु अणु के किसी निश्चित इलेक्ट्रॉनिक स्तर के कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण क्या कहलाता है? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे ये हम सबको पता है, देखिए ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये क्या दिए हुए हैं अपन को? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर दिए हुए। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या होते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। ये है V और ये है V डैश कंपन स्तर। ये है V कंपन स्तर और ये क्या है? V डैश कंपन स्तर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? V0 हो गया, ठीक है। इसको मान लिया V0, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, इसी तरह से आगे भी, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसके लिए V0, ये V-1, ठीक है, ये V-2, ये V-3, ये V-4, ये V-5, ठीक है। तो ये क्या है? E1 से E2। E1 से E2 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। और इन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या होते हैं? कंपन स्तर होते हैं। और कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को ही क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या है? कंपन ऊर्जा स्तर है। और इन कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण को क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। इन कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को ही क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। ये है यहां से E1 से E2 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। और E2 से E3 ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। इन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या है? कंपन स्तर है। और इन कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को ही क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अतः द्विपरमाणु अणु के किसी निश्चित इलेक्ट्रॉनिक स्तर के मध्य, किसी निश्चित ये इलेक्ट्रॉनिक स्तर के मध्य या किसी निश्चित इलेक्ट्रॉनिक स्तर के कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण, कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को ही क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और तो ये E1 से E2 क्या है? E1 से E2 है इलेक्ट्रॉनिक स्तर, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, ठीक है। और ये E2 से E3 भी क्या है? ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्तर है। और ये V से V डैश क्या है? कंपन स्तर है। V से V डैश क्या है? कंपन स्तर है। और कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को क्या कहते हैं? विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब द्विपरमाणु अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। द्विपरमाणु अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा द्विपरमाणु अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं? देखिए EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ, EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार, HC ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर, V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। ये क्या है? द्विपरमाणु अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, जिसको कैसे दर्शाते हैं? EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC
एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्या है, कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, जहां पर v क्या है, कंपन स्तर की क्वांटम संख्या है, जहां ये v क्या है, कंपन स्तर की क्वांटम संख्या है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 ऐसे आगे, ठीक है। फिर ओमेगा ई बार क्या है, ये ओमेगा ई बार क्या है, ओमेगा ई बार है कंपन की साम्य तरंग संख्या, कंपन की साम्य तरंग संख्या। ओमेगा ई बार क्या है, कंपन की साम्य तरंग संख्या है। ओमेगा ई बार क्या है, कंपन की साम्य तरंग संख्या है। और एक्स ई क्या है, अनावर्ती दोलक स्थिरांक है। एक्स ई क्या है, अनावर्ती दोलक स्थिरांक। एक्स ई क्या है, अनावर्ती दोलक स्थिरांक है। अब यदि अणु V से V डैश में संक्रमण करता है, ठीक है, ये क्या है V कंपन स्तर है, ये क्या है V डैश कंपन स्तर है, ठीक है। तो ये क्या है V डैश कंपन स्तर है। यदि अणु V से V डैश में संक्रमण करता है, यदि अणु V से V डैश कंपन स्तर में संक्रमण करता है, तो संक्रमण की ऊर्जा क्या होगी, ये क्या है, ये सिर्फ V ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण है। इस संक्रमण के लिए ही क्या है, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को दर्शाता है। अब यदि अणु संक्रमण किसमें करता है, V से V डैश कंपन स्तर में संक्रमण करता है, तो संक्रमण की ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं, तो संक्रमण की ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए, यदि अणु किस में संक्रमण कर रहा है, V से V डैश में संक्रमण कर रहा है, तो हम संक्रमण की ऊर्जा को किस तरह से दर्शाते हैं, चलो देखिए। चलो देखिए, तो संक्रमण की ऊर्जा को हम डेल्टा ई V से दर्शाएंगे। क्या होगा, V डैश प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार, एच सी ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। फिर माइनस वहां पे है तो मैं इस साइड लिख लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, V डैश प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी ओमेगा एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश, आगे इसी तरह से पद होंगे, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस V प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या है, यदि अणु V से V डैश में संक्रमण करता है, तो उस संक्रमण की ऊर्जा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, डेल्टा ई V इज इक्वल टू V डैश प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश माइनस V प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच सी एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए अब हम चयन नियम कैसे दर्शाएंगे, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये हो गई संक्रमण की ऊर्जा, और वो क्या थी, कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा थी, ठीक है। वो क्या थी, कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा थी। ये किसके लिए है, ये संक्रमण की ऊर्जा के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम पढ़ेंगे। तो विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या है, देखिए। इसमें क्या, वैसे तो सारे के सारे
संक्रमण जो है वो अलाउड है। डेल्टा जे बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे सारे लगभग सारे संक्रमण इसमें क्या है, मान्य है। विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या है, देखिए इसमें सारे के वैसे तो सारे के सारे संक्रमण मान्य है। डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 ये सारे संक्रमण क्या होंगे, मान्य होंगे। लेकिन डेल्टा यहाँ पे डेल्टा जे नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा बी होगा। ठीक है, क्या होगा, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं तो कंपन के लिए क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा। तो चयन नियम क्या आया, डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 आदि। ठीक है, तो ये तो क्या है, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए वैसे तो सारे संक्रमण क्या होते हैं, मान्य होते हैं। लेकिन डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 जो है ये संक्रमण आदि, इन संक्रमणों की प्रायिकता क्या होती है, निरंतर घटती है। आदि की प्रायिकता क्या होती है, निरंतर प्रायिकता निरंतर घटती है, निरंतर घटती है। अतः इनको क्या किया जाता है, इन संक्रमणों को अपेक्षित या इन संक्रमणों को उपेक्षित या नेग्लेक्ट किया जाता है। अतः इन संक्रमणों को उपेक्षित या नगण्य मान लिया जाता है या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो क्या होते हैं, सारे संक्रमण मान्य होते हैं, लेकिन डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 ऐसे आगे उच्च संक्रमण, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 आदि उच्च संक्रमण जो है उनकी प्रायिकता जो है वो क्या होती है, प्रायिकता निरंतर घटती है। और जिस वजह से इन संक्रमणों को प्लस माइनस 1 के अतिरिक्त संक्रमणों को क्या किया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, उपेक्षित मान लिया जाता है या फिर उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अतः कंपन रमन स्पेक्ट्रम का अब चयन नियम क्या होगा, कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आता है अपने पास, सिर्फ डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसका मेन चयन नियम क्या होगा, कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 आदि जो संक्रमण है उनकी प्रायिकता जो है वो निरंतर घटती है, जिस वजह से इन संक्रमणों को क्या कर दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, उपेक्षित मान लिया जाता है। तो अतः अब विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आता है, प्लस माइनस 1 आता है। अतः अब क्या आता है, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम प्लस माइनस 1। ठीक है, जो क्या है, आईआर स्पेक्ट्रम के समान है। आईआर स्पेक्ट्रम का कंपन का जो चयन नियम आता है वो भी क्या आता है, प्लस माइनस 1 ही आता है, जो आईआर स्पेक्ट्रम के क्या है, समान है। ठीक है, जो आईआर स्पेक्ट्रम के समान है। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रम के समान है। ठीक है, कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आता है, प्लस माइनस 1 आता है। और कंपन स्पेक्ट्रम का चयन नियम भी क्या आता है, डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1 ही आता है। इसलिए ये चयन नियम क्या है, इनके समान है। चयन नियम क्या है, इनके समान है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।